मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सबका सोहन इंस्टीट्यूट में। आप सभी भाई बहन लगातार अभ्यास करते रहें। यूपी टेट का नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा और जैसे ही यूपी टेट की परीक्षा संपन्न होगी आपको एक शिक्षक भर्ती का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए, आप अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान दें। आपको निराश नहीं होना है। दोनों ही परीक्षाओं का नोटिफिकेशन आना लगभग तय है, यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन दोनों ही परीक्षाओं का नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए, नोटिफिकेशन कब आएगा इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ अपनी तैयारी पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि यदि आप सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा फिर हम अपनी तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह जाएंगे। उम्मीद है आप लोग तैयारी पर विशेष ध्यान देंगे। आइए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। क्लास में लगातार आप बने रहें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया? ऑप्शन ए में दिया है 26 नवंबर 1949 को, बी में दिया है 26 जनवरी 1950 को, सी में दिया है 24 जनवरी 1950 को और डी में दिया है 25 जनवरी 1950 को। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया है संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आपको बताना है कि संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन में दिया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। देखिए, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संघ की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है। अब देखिए, प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार से घुमा के पूछता है। देखिए, यदि आपसे पूछता है संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति, जो कि आपके प्रश्न में दिया हुआ है। लेकिन यहीं पर आपसे पूछ ले कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। देखिए, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन है पूछता है तो उत्तर होगा प्रधानमंत्री, और संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है तो राष्ट्रपति। और देखिए, राज्य के संबंध में यदि पूछता है कि राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है तो राज्यपाल, और राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है तो आपका उत्तर मुख्यमंत्री हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए में दिया है एस्कॉर्बिक एसिड, बी में दिया है कैल्सीफेरॉल, सी में दिया है थायरॉक्सिन और डी में दिया है थायमीन। देखिए, चावल को जब पॉलिश करते हैं तो उसका जो ऊपरी लेयर होता है वह नष्ट हो जाता है, और चावल में जो है विटामिन B1 पाया जाता है, जो कि इसको पॉलिश करने पर विटामिन B1 जो है नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वह थायमीन है, और देखिए आपके ऑप्शन में थायमीन दिया हुआ है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एक प्रश्न यहाँ से और पूछता है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। अर्थात जिन क्षेत्रों में पॉलिश किया हुआ चावल लोग प्रयोग में लाते हैं वहाँ पर बेरी रोग होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। और देखिए, एक प्रश्न और बनता है कि गोल्डन राइस किस विटामिन में पाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए में। चलिए, यहाँ आपसे पूछ रहा था कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, थायमीन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? ऑप्शन ए में दिया है दूध, गाजर, आम, बी में दिया है अंडा, मछली, मटर, सी में दिया है सोयाबीन, मक्का, मटर और डी में दिया है सेब, मांस और दही। देखिए, कुछ लोग ऑप्शन सी पर जाएंगे क्योंकि विकल्प में सोयाबीन दिया हुआ है, लेकिन देखिए मक्का दिया हुआ है बीच में, और मक्का में सर्वाधिक पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न भी यहाँ से बनता है कि किस खाद्यान्न में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा मक्का में। और मक्का से कौन सा रोग हो जाता है? तो पेलाग्रा रोग हो जाता है। तो सी तो आपका पूरी तरह से गलत है।
यहाँ पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए में दिया है क्लोरीन, बी में दिया है ब्रोमीन, सी में दिया है आयोडीन और डी में दिया है लोहा। देखिए सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन की। और देखिए आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है और आपके खरपतवार में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आयोडीन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न के क्रम में आगे बढ़ते हैं। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ऑप्शन ए में दिया है एटीपी के द्वारा, बी में दिया है एसटीपी के द्वारा, सी में दिया है बीओडी के द्वारा और डी में दिया है डब्ल्यूपीसी के द्वारा। देखिए अगर कोई नदी प्रदूषित हो गई है तो उसे जो है मापा जाता है बीओडी के द्वारा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप सभी लोग क्लास को एक बार लाइक कर देंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न के क्रम में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, बी में दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी में दिया है कैल्शियम कार्बाइड और डी में दिया है कैल्शियम क्लोराइड। देखिए आम पकाने में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, तो आपका उत्तर होगा कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। और फल पकाने में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, तो भी आपका उत्तर जो है कैल्शियम कार्बाइड होगा। चलिए ऑप्शन सी सही होगा। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो देखिए जो अंडे की खोल होती है वह किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि मूंगा जीव की जो बॉडी होती है वह किसकी बनी होती है, तो भी आपका उत्तर कैल्शियम कार्बोनेट की। प्रश्न बनता है परीक्षा में कि वह कौन सा जीव है जिसकी बॉडी जो है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो आपका उत्तर होगा वह जीव जो है मूंगा जीव है। आपने शंख देखा होगा, किस धातु का बना होता है, तो वह भी जो है कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। चलिए फिलहाल आपका उत्तर होगा कि कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयुक्त होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है ग्रेट निकोबार, बी में दिया है नीलगिरी, सी में दिया है मन्नार की खाड़ी और डी में दिया है नंदा देवी। देखिए भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, जो कि 1986 में स्थापित हुआ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि नीलगिरी पर्वत की बात करें तो यह 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वत पर ही एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसे आप ऊटी के नाम से जानते हैं। इसी नीलगिरी पर्वत पर टोडा जनजाति जो है पाई जाती है और टोडा जनजाति में जो है बहुपतित्व की परंपरा पाई जाती है, अर्थात एक स्त्री कई पतियों के साथ विवाह कर सकती है। देखिए यहाँ भारत के संबंध में पूछ रहा था कि भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो आपका उत्तर था नीलगिरी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। यदि विश्व स्तर पर पूछे कि विश्व का सर्वप्रथम पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अमेरिका, जिसे 1976 में बनाया गया था। अर्थात अमेरिका में पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था 1976 में। जबकि भारत में कुल 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से 12 को यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की हुई है। और जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया एडवर्ड सुएस ने। देखिए यहाँ जैव विविधता नहीं पूछ रहा है, बायोडाइवर्सिटी नहीं पूछ रहा है, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र पूछ रहा है। इसलिए देखिए भारत में कुल 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं और जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया एडवर्ड सुएस ने। जबकि जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग किया डब्ल्यू.जी. रोजन ने। चलिए यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है इस प्रश्न से आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्रदान किया गया? ऑप्शन ए में दिया है 1980 में, बी में दिया है 1982 में, सी में दिया है 1984 में और डी में दिया है 1986 में। देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट जो है मुख्य नेतृत्व करता रहे हैं चिपको आंदोलन के। आपके चिपको आंदोलन जो है हुआ था वह 1973 में चमोली में। सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन में प्रमुख सहयोगी थे चंडी प्रसाद भट्ट की। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा जो है मुख्य नेतृत्वकर्ता नहीं थे, मुख्य नेतृत्वकर्ता थे चंडी प्रसाद भट्ट, और चंडी प्रसाद भट्ट के सहयोगी रहे सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न यहाँ पूछ रहा था कि चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्रदान किया गया, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1982 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है 5 जून को, बी में दिया है 15 सितंबर को, सी में दिया है 4 नवंबर को और डी में दिया है 14 दिसंबर को। तो देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रैकिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड को, बी में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड को, सी में दिया है नाइट्रोजन ऑक्साइड को और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्रैकिंग शब्द का प्रयोग हुआ है पत्थरों के लिए, और क्रैकिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड को। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो पत्थर जो है अपनी चमक खो देते हैं, इनके रंग में जो है परिवर्तन आ जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा के लिए भी जिम्मेदार गैस है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इसे दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, क्रैकिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड को। देखिए, प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। ऑप्शन ए में दिया है सिल्वर नाइट्रेट, बी में दिया है पोटेशियम ब्रोमाइड, सी में दिया है सिल्वर आयोडाइड और डी में दिया है पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखिए, कृत्रिम वर्षा क्या है। देखिए, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि जब वहाँ पर बारिश कराई जाती है, जो बारिश कराई जाती है वह कृत्रिम वर्षा होती है। तो पूछ रहा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिल्वर आयोडाइड। और कृत्रिम वर्षा का चलन जो है सबसे ज़्यादा जो है चाइना में है। उम्मीद है कृत्रिम वर्षा आप समझ रहे होंगे, जैसे फिल्मों में किसी सीन में जो वर्षा कराई जाती है वो कृत्रिम वर्षा ही होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे निम्न तापमान किस मंडल में पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है क्षोभ मंडल में, बी में दिया है समताप मंडल में, सी में दिया है मध्य मंडल में और डी में दिया है आयन मंडल में। देखिए, सबसे निम्न तापमान जो पाया जाता है वह मध्य मंडल में पाया जाता है, और सबसे ठंडा मंडल जो है इसी मंडल को कहा जाता है, अर्थात मध्य मंडल को। जबकि सबसे गर्म मंडल जो है आयन मंडल है। और देखिए, मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वह क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। समताप मंडल की बात करें तो वायुयान का संचालन जो है किस मंडल में होता है, तो समताप मंडल में। जबकि उल्का पिंड कहाँ जलते हैं, तो मध्य मंडल आपका सही उत्तर होगा। जबकि रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगें कहाँ टकराती हैं, तो आपका उत्तर आयन मंडल होगा। यहाँ आपसे पूछ रहा था कि सबसे निम्न तापमान किस मंडल में पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य मंडल में। चलिए, विकल्प सी सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न के क्रम में आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का आना होना पाया जाता है। प्रश्न पूछ रहा है कि ये सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं। ऑप्शन ए में दिया है समताप मंडल में, बी में दिया है क्षोभ मंडल में, सी में दिया है मध्य मंडल में और डी में दिया है आयन मंडल में। तो देखिए, इसकी चर्चा अभी हमने की कि बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का आना, ये सब पाया जाता है क्षोभ मंडल में। चलिए, ये सभी घटनाएं घटित होती हैं क्षोभ मंडल में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि हमने अभी बात की कि मध्य मंडल जो है सबसे ठंडा मंडल है और आयन मंडल जो है सबसे गर्म मंडल है।
सही जवाब होगा फिलहाल ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण है। ऑप्शन ए में दिया है पृथ्वी की घूर्णन गति, बी में दिया है पृथ्वी की परिक्रमण गति, सी में दिया है दोनों और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को कब जोड़ा गया। ऑप्शन ए में दिया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ऑप्शन बी में दिया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, सी में दिया है 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा और डी में दिया है 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा। देखिए संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी अखंडता, पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है और वह भी कौन सा संविधान संशोधन? तो आपका उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं और देखिए सभी लोग क्लास को एक बार लाइक कर दें। प्रश्न नंबर देखिए 18 में आपसे पूछ रहा है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। चलिए आपको बताना है कि संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है भाग 2 को, बी में दिया है भाग 3 को, सी में दिया है भाग 4 को और डी में दिया है भाग 5 को। देखिए संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख है और भाग 3 में जो है मूल अधिकार का, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, जबकि संघ का प्रावधान दिया गया है भाग 5 में। तो देखिए संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान के भाग 3 को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। ऑप्शन ए में दिया है सन 1961 में, बी में दिया है सन 1980 में, सी में दिया है 1972 में और डी में दिया है 1970 में। देखिए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है लागू हुआ 1972 में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए वन्य जीव संरक्षण यहाँ पूछ रहा था तो आपका उत्तर होगा 1972 में और वन संरक्षण अधिनियम लाया गया 1980 में। प्रश्न को ध्यान से समझिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपका उत्तर है 1972 में, जबकि वन संरक्षण अधिनियम लाया गया 1980 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मनाया जाता है 1986 में। चलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया है कंचनजंगा, बी में दिया है नंदा देवी, सी में दिया है नंगा पर्वत और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए वैसे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? तो आपका उत्तर है सिक्किम में और नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है और नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। देखिए यदि विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी पूछता है तो माउंट एवरेस्ट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यदि पूछता है तो अनाईमुडी हो जाएगा और भारत की सबसे लंबी नदी यदि पूछता है तो गंगा और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी यदि पूछता है तो आपका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। चलिए यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे अपने मित्रों में। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है धूमकेतु, उल्का, लोब्धक या फिर अभिनव तारा। चलिए ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा अभिनव तारा को। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं?
ऑप्शन ए में दिया है समताप मंडल, बी में दिया है प्रकाश मंडल, सी में दिया है वर्ण मंडल और डी में दिया है स्थल मंडल। देखिए सूर्य के मध्य भाग को कहते हैं प्रकाश मंडल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? देखिए अभी हमने पूछा कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर था प्रकाश मंडल। अब आपसे पूछ रहा है कि सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है अधोमंडल, बी में दिया है प्रकाश मंडल, सी में दिया है वर्ण मंडल और डी में दिया है समताप मंडल। तो देखिए सूर्य के ऊपरी भाग को कहते हैं वर्ण मंडल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्लास को शेयर कर देंगे अपने मित्रों में आप लोग। सूर्य सदैव पूर्व निकलता है क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, बी में दिया है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, सी में दिया है यह पूर्व में स्थित है और डी में दिया है इनमें से सभी। तो देखिए आप लोगों को कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? चलिए बेहतरीन प्रश्न है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन ए में दिया है 21 मार्च को, बी में दिया है 23 सितंबर को, सी में दिया है 21 जून को और डी में दिया है 22 दिसंबर को। तो देखिए नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है 21 जून को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यह आज का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन यदि आपको पसंद आया तो क्लास को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और जिन मित्रों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।